दोस्तों अगर आपकी तैयारी में जान है तो इन 5 सवालों में से कम 2 सवालों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। आज हम करेंगे 5 सवाल जो आपकी तैयारी और प्रैक्टिस में बहुत मददगार साबित होंगे। बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखो मेरे प्यारे भाइयों, पहला सवाल क्या दे रखा है, साधारण ब्याज चैप्टर से क्या दे रखा है कि किसी धन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 1600 रुपए हो जाते हैं तो मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों अभी वीडियो को रोककर आप इसका आंसर निकालो और इसमें से कौन सा आंसर इसका सही है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों यहाँ पे देखो क्या दिया इसने कि किसी धन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 1600 रुपए हो जाते हैं तो मूलधन बताइए। दोस्तों यहाँ पर दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है 6% वार्षिक ब्याज की दर से। तो 6% यहाँ पे देखो 6% परसेंट के चिन्ह को हटा नीचे क्या आ जाता है 100 आ जाता है। इसको हल कर लो तो यहाँ पर ऊपर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखो इसको हल किया और कितना आ गया 3/50 आ गया। जब भी आप साधारण ब्याज के सवाल करो या फिर किसी भी सवाल को करो तो दोस्तों फ्रैक्शन से करना। मैं अधिकांश सवाल को फ्रैक्शन से कराता हूं जिससे मात्र एक लाइन में इसका आंसर आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखो जब भी हम साधारण ब्याज के सवाल करते हैं और जो वार्षिक ब्याज की दर दे रखी होती है ना 6%, 10%, 15% कुछ भी, और इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं तो ये जो नीचे वाला जो रहता है ना, ये नीचे वाला ये क्या रहता है, ये मूलधन रहता है। क्या रहता है, मूलधन रहता है। और जो ये ऊपर आता है ये क्या रहता है, 1 वर्ष का ब्याज रहता है। क्या रहता है, 1 वर्ष का ब्याज रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो इसने क्या दिया कि किसी धन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 1600 रुपए हो जाते हैं। तो ये जो 1600 रुपए हो जाते हैं यानी कि ये क्या दे रखा है इसने, जिसने मिश्र धन दे रखा है। क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है। ये 1600 रुपए क्या दे रखा है इसने, मिश्र धन दे रखा है। और मिश्र धन किसको बोलते हैं, मिश्र धन उसको बोलते हैं जिसमें ब्याज भी मिला रहता है, ब्याज और मूलधन, ब्याज और मूलधन को मिला देते हैं, ब्याज और मूलधन को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। तो टोटल मिश्र धन को हम यहाँ ऊपर लिखेंगे, ये 1600 रुपए टोटल मिश्र धन। और यहाँ पे देखो दोस्तों इसने जो हम निकाल के लाए, जो हमने मेहनत की और जो हमने माइंड लगाया, हमने दिमाग लगाया, उसके बाद हम क्या निकाल के लाए, यहाँ पे देखो इसने टोटल मिश्र धन इतना दे दिया, टोटल को अपना यहाँ ऊपर लिख दिया। और हम जो मेहनत करके निकाल के लाए, मूलधन कितना निकाल के लाए, हम 50 यूनिट मूलधन निकाल के लाए। और ब्याज कितना निकाल के लाए, 3 यूनिट ब्याज निकाल के लाए। ये जो 3 यूनिट है ना ये 1 साल का ब्याज है, लेकिन अपने को कितना साल का चाहिए, 10 साल का। अगर 1 साल का ब्याज 3 है तो 10 साल का कितना हो जाएगा, 30 यूनिट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर मेहनत की और हम क्या निकाल के लाए, मूलधन निकाल के लाए 50 यूनिट और 30 यूनिट। अपने को पता चल गया कि 10 वर्ष का ब्याज है 30 यूनिट, तो हम इन दोनों को निकाल के लाए। तो देखो दोस्तों मिश्र धन क्या होता है, ब्याज और मूलधन को दोनों को मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, मिश्र धन यानी 1600 रुपए। तो हम यहाँ पर मूलधन और ब्याज दोनों को मिला देंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, मिश्र धन। ये मिश्र धन कौन सा बनेगा, जो हम निकाल के लाए। तो यहाँ पे देखो मूलधन कितना है 50 यूनिट और ब्याज कितना है 30 यूनिट, यानी कि दोनों को हम जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 80 यूनिट। यानी टोटल हम मिश्र धन कितना निकाल के लाए, 80 यूनिट निकाल के लाए। तो टोटल इसने ये 1600 रुपए मिश्र धन दिया था और हमने मेहनत करके ये हम 80 रुपए मिश्र धन निकाल के लाए। हम यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाते हैं और यहाँ पर एक कुर्सी बनाते हैं, कुर्सी पर उसको बिठाते हैं जिसका मान निकालना है। तो इसने बोला है कि मूलधन बताइए। तो दोस्तों मूलधन अपनों ने मूलधन कितना यूनिट निकाल रखा है, मूलधन कितना यूनिट है, 50 यूनिट है। तो हम यहाँ पर 50 को बिठा देंगे। 50 को यहाँ पर बिठाने के बाद इसको माला भी पहनाना है, भूल मत जाना दोस्तों। अब इसको हल कर लो, 1 0 से 1 0 ये काट दो, 8 से इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 20, 20 गुणित 50 कितने होते हैं, 1000 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना यही इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखो हम जब भी इस प्रकार के सवाल करते हैं, इसने मिश्र धन क्या, मिश्र धन दे रखा तो अपने को पता है मिश्र धन मतलब होता है ब्याज और मूलधन। तो अपने सीधे फ्रैक्शन से निकाल लिया, अपने पता चल गया कि ऊपर वाला ये 1 साल का ब्याज है तो अपने 10 साल का चाहिए तो 30 हो गया, मूलधन ये नीचे 50 है, दोनों को जोड़ दिया तो ये भी मिश्र धन, इसका मिश्र धन टोटल, इसका मिश्र धन और जो हम निकाल के लाए वो मिश्र धन, टोटल बटे टोटल गुणित। यहाँ पर एक कुर्सी बनाते, कुर्सी पर उसको बिठाते जिसका मान निकालना होता है। दोस्तों अनुपात समानुपात की मेरे पुरानी वीडियो देख लेना, पूरा अनुपात समानुपात की मैंने चैप्टर करा रखे ना, वीडियो बना रखे ना, वो सभी इसी के ऊपर बना रखे जिससे मात्र 2 सेकंड में इसका आंसर आ जाता है दोस्तों। और मैंने अभी जो साधारण ब्याज जो चैप्टर है ना उसके 30 सवाल कराए, यानी कि 25 अलग अलग टाइप के सवाल करा रखे हैं, पूरा एक वीडियो बना रखा है। और उस 25 अलग अलग टाइप के सवालों को मैंने मात्र 1 घंटा और 20 मिनट में सिखा रखा है। इस 1 घंटा 20 मिनट में इन ये 30 सवाल मान लो, इन 30 सवालों को शॉर्ट तरीका और लॉन्ग तरीका, जिसको कुछ भी नहीं आता है, जो अभी तैयारी कर रहे हैं ना उनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं उनको शॉर्ट तरीका चाहिए, वो भी अच्छे से समझ जाएंगे कि इस बड़े बड़े सवालों को किस प्रकार शॉर्ट तरीके से किया जाता है। तो मात्र 1 घंटे 20 मिनट में मैंने पूरा ये जो साधारण ब्याज का चैप्टर है ना इसमें 25 अलग अलग टाइप के सवाल करा के पूरा समाप्त कर दिया है। अगर आपको ये देखना है तो मैंने मेरे जो व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं वो उस पर आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपको सीधे वहां पर वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर आप चैनल पेज पे जाकर देख लेना। और साथ में मैंने एलजेब्रा की भी एक क्लास बना रखी है दोस्तों, जिसमें वो सवाल रहता है ना x + 1/x बराबर 3 दे रखा हो तो x की पावर 4/x की पावर 4 बराबर क्या होगा। इसमें जो 3 साल 4 साल से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना उनको भी बहुत बार कठिनाई आती है और वो सवाल को हल नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैंने ऐसा तरीके से वो पूरा करवा रखा है ना, इस प्रकार के सवाल जिसमें x की पावर 7 निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, इस प्रकार के मैंने सवालों को हल करा के बता रखा है। अगर आप वो वीडियो देख लोगे ना तो आप उसमें कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ आप वीडियो देख लो, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। आप खुद मैसेज करके यहाँ पर मुझे कमेंट करोगे
कि भैया मैंने ये अलजेब्रा का आपका वीडियो देखा, मैं सब कुछ समझ तो गया हूँ लेकिन मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, मुझे कोई तरीका बताओ जिससे मैं भूल जाऊँ। जिस प्रकार से बहुत सारे स्टूडेंट ने उसमें कमेंट भी कर रखे हैं, तो आप भी जाकर देखना, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा अच्छा कमेंट कर रखा है, आप एक बार जाके ये वीडियो देख लेना। दोस्तों अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या दे रखा है यहाँ पर, देखो मेरे प्यारे भाइयों क्या दे रखा है यहाँ पे, प्रतिशत चैप्टर से दे रखा है। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो उस संख्या में शुद्ध परिवर्तन क्या है। दोस्तों क्या दे रखा है कि कोई संख्या है जिसमें 20% की वृद्धि की और 20% की कमी की, तो उस संख्या में परिवर्तन कितना होगा, उस संख्या में क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का सवाल आए कि सेम संख्या की वृद्धि की बोले और सेम संख्या की कमी की बोले, तो इस टाइप के सवाल में हमेशा कमी होगी। क्या होगी मेरे प्यारे भाइयों, हमेशा कमी होगी। यहाँ पे देखो 20% और 20% दोनों सेम सेम है, तो 20% की वृद्धि और 20% की कमी, सेम संख्या की वृद्धि की बोले सेम संख्या की कमी की बोले, तो इस टाइप के सवाल में हमेशा क्या होगी, हमेशा कमी होगी। हमेशा क्या होगी मेरे प्यारे भाइयों, कमी होगी। लेकिन यहाँ सवाल में क्या दे रखा है कि 4% की कमी होगी या 2% की कमी होगी। हमें तो पता चल गया कि कमी होगी, लेकिन अब हमें नहीं पता कि 4% की कमी होगी कि 2% की कमी होगी। इस 4% या 2% को हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या पता चलेगा कैसे निकालेंगे। इसके लिए एक जादुई फार्मूला याद रखो, p² बटा 100 एक जादुई फार्मूला है, जिससे अपने को पता चल जाएगा कि 4% की कमी हो रही है कि 2% की कमी हो रही है। तो दोस्तों p का मतलब क्या होता है, ये 20 सेम है ना, ये होता है p। तो यहाँ पे देखो, यहाँ p का स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर यानी 20 गुणा 20 लिख देंगे, और नीचे कितना है 100। ऐसा कैसे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, तो 2 दूना कितना होते हैं 4 होते हैं, यानी कि 4% की क्या हो जाएगी, 4% की कमी हो जाएगी। 4% की कमी, यहाँ पे देखो मेरे प्यारे भाई 4% की कमी, ये जो ऑप्शन नंबर सी है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। मात्र एक लाइन में इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या दे रखा है यहाँ पे देखो, औसत चैप्टर से दे रखा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 35 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों अगर आपको इसका भी, आप इसको वीडियो को रोको और इसको हल करके बताओ, अगर इसमें से कौन सा आंसर इसका सही है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों यहाँ पे देखो, इसने क्या दिया, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 35 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। दोस्तों हमेशा याद रखना, अगर क्रमागत संख्या दे दे, क्या दे दे, क्रमागत संख्या दे दे, 5 क्रमागत संख्या दे दे, 7 क्रमागत संख्या दे दे, कुछ भी दे दे, 5 क्रमागत, यहाँ पर क्या दे, 5 क्रमागत संख्या, माना कि ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 क्रमागत संख्या है। तो 5 क्रमागत संख्या जब भी होगी, तो ये बीच वाली जो रहेगी ना, वही उसका क्या रहेगा, औसत रहेगा। क्या रहेगा, औसत। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखो दोस्तों, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, मैं हर चीज को उदाहरण से बताता हूँ, चाहे वीडियो बड़ा हो जाए। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और 5, ये 5 हम संख्या ले लेते, माना कि इन सबके बीच में समान अंतर है। 2 और 1 के बीच में जितना अंतर है उतना 2 और 3 के बीच में, उतना 3 और 4 के बीच में, उतना अंतर 4 और 5 के बीच में, यानी ये सब क्या है, क्रमागत है, क्रमागत संख्या है। तो इनका औसत क्या होगा दोस्तों, इसका औसत होगा ये 3। औसत 3 क्यों होगा, 2 इधर की संख्या छोड़ दो, 2 इधर की संख्या छोड़ दो, तो ये बीच वाला क्या होता है, औसत होता है। अब मैं आपको इसको हल करा के प्रूफ भी बताऊंगा। यहाँ पे देखो औसत कैसे निकालते हैं, औसत निकालते हैं, जितनी भी संख्या दे रखी है उन सबका योग कर दो, और जितनी संख्या दे रखी है ना, उन संख्याओं को गिनकर नीचे लिख दो। यहाँ पे देखो टोटल इन सबका योग करेंगे, 1 और 2 कितने होते हैं, 3 और 3 कितने होंगे 6, 6 और 4 कितने होते हैं 10, 10 और 5 कितने होते हैं 15। तो इन सबका टोटल करके आप दोनों ऊपर लिख दिया, इन सबका योग ऊपर लिखते हैं। अब संख्या कितनी, 1 2 3 4 और 5 संख्या, तो 5 को हम नीचे लिख देंगे, जितनी संख्या होती है ना उसको नीचे लिख देते हैं। अब इसको हल करेंगे, कितना आएगा 3, ये जो 3 आया ना, ये क्या आ गया, औसत। तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि इसका औसत कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पर औसत 3 ये निकल के भी मैंने बता दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, इसने क्या बोला कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 35 है, तो हमें पता चल गया कि ये 35 जो है ना, ये औसत, ये क्या है, बीच वाला है। तो यहाँ पे देखो ये 35, हम ये बीच वाली संख्या क्या है, 35 है। अपने को पता चल गया कि क्रमागत दिया है और औसत की बोला है, यानी कि ये बीच में क्या है, 35 है। दोस्तों फार्मूला पे नहीं जाता हूं मैं, मेरे पुराने जितने भी वीडियो ना सब उठा के देख लेना, मैं फार्मूले पे जाते ही नहीं हूं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि कम से कम समय में और बिना फार्मूले के आसानी से गणित को सीखा जाए। दोस्तों यहाँ पे देखो 35 है ना, आपने को पता चल गया औसत कितना 35 है। तो अब यहाँ पे देखो इसने क्या बोला कि 5 क्रमागत विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो 5 आपने को पता है कि इस 35 से 2 संख्याएं इधर होगी और 2 संख्याएं इधर होगी। यहाँ पर देखो 2 संख्याएं इधर होगी और 2 संख्या इधर होगी, तभी तो ये औसत 35 है। 35 औसत कैसे निकला, 2 इधर की छोड़ दो और 2 इधर की छोड़ दो, तो ये बीच वाला क्या है, औसत है। अब यहाँ पे देखो इसने क्या बोला कि 5 क्रमागत विषम संख्या है, विषम संख्या यानी 35 से आगे विषम संख्या कौन सी होगी, 37 होगी। 37 से आगे विषम संख्या कौन सी होगी, 39 होगी। यहाँ से 35 से कम विषम संख्या कौन सी होगी, 33 होगी। 33 से कम विषम संख्या कौन सी होगी, 31 होगी। अब देखो इन सबके बीच में दोस्तों सेम का अंतर है, सेम संख्या का अंतर है। 31 और 33 के बीच में जितना अंतर है उतना 33 और 35 के बीच में उतना, 35 से 37 के बीच में उतना, 37 से 39 के बीच में। तो दोस्तों अपने को पता चल गया कि ये 5 क्रमागत संख्या कौन से, 31 33 35 37 और 39, ये 5 विषम क्रमागत संख्याएं। अब इसने क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 39 है। तो ये ऑप्शन नंबर बी है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा 39। अगर वो बोल देता सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 31 है। अगर वो बोल देता
देता है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग कितना है, तो इन दोनों को जोड़ के लिख देता है। अगर वो बोल देता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ, तो अंतर निकाल देते हैं। अगर वो बोल देता है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल कितना है, गुणा कितना है, तो गुणा करके निकाल देते हैं। बस दोस्तों ऐसे ही करना और ये इसका आंसर आ जाएगा। जैसा वो बोले ना वैसा कर देना। अगला सवाल देखो मेरे प्यारे भाइयों, चौथा सवाल देखो। चौथा सवाल क्या दे रखा है यहाँ पे देखो मेरे प्यारे भाइयों, प्रतिशत चैप्टर से दे रखा है। क्या दे रखा है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में बताना। ये बहुत आसान सवाल है, मात्र एक लाइन का, इतनी सी जगह में इसका आंसर आ जाएगा। मैं सबका कमेंट देखता हूँ, सबके कमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ, तो आप इसको हल करके मुझे बताना इसमें से कौन सा आंसर आ रहा है। दोस्तों अब मैं आपको इसको हल करा के बताता हूँ। क्या दे रखा है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। 25% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च ना बढ़े। 25% की वृद्धि की बोला तो ये 25 है ना, 25 को ऐसे कैसे लिखो, और 25% की वृद्धि की बोला, 25% की वृद्धि की, तो 25% वृद्धि की बोला ना, तो इस 25 में 100 को जोड़ के नीचे लिख दो। तो 25 में 100 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 125, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे में 100 कर दो। बस इसको हल कर लो, वही आंसर आ जाएगा। 25 से 125 को काटेंगे तो 5 बार कटेगा, 5 से हम इस 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। ऑप्शन नंबर जो ए है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। दोस्तों अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या दे रखा है दोस्तों यहाँ पे देखो। दोस्तों अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो मैंने ऊपर फर्स्ट में नंबर दे रखा है, आप वहां से ज्वाइन कर लेना। और व्हाट्सएप पे ज्वाइन करने से जो भी नए नए वीडियो आते हैं ना, उस सबकी लिंक सीधे आपको मिल जाएगी। और आपको किसी चैप्टर में अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप सीधे मुझे फोटो भेज के वहां पर बता सकते हो, जिससे मैं उनको आसान तरीके से आपको सिखा सकूँ। दोस्तों यहाँ पे देखो ये चैप्टर कौन सा है, आयु एज रिलेशन वाला चैप्टर है। दोस्तों ये क्या दे रखा है यहाँ पे देखो, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना इसका सही आंसर क्या है, हल करो पहले फिर बताना। मैं सबका कमेंट देखता हूं और सबके कमेंट का रिप्लाई भी देता हूं। दोस्तों यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। यहाँ पर देखो ए और ये बी है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, ए का है 4 और बी का है 5, 4:5। ये क्या है दोस्तों, वर्तमान की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों अब क्या बोला इसने, क्या 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, यहाँ पे देखो 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या दिया दोस्तों यहाँ पे देखो, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना आ जाएगा, 5:6 हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, है ना, 5:6 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद बोला इसने, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। दोस्तों बहुत सारे बोलते हैं कि सीधे सीधे हल करा दो, बार बार क्यों लिखते हो। दोस्तों मैं इसलिए लिखता हूँ, अगर आप कोई स्टूडेंट अगर 3-4 साल से तैयारी कर रहा है तो उसको तो सीधे समझ में आ जाता है, लेकिन बहुत सारे मेरे भाई होते हैं ना, वो जिसने अभी अभी तैयारी शुरू की, उनके लिए मैं लिखता हूँ और हर चीज जो छोटी से छोटी चीजें था ना वो भी बताता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देखो अपने को क्या करना है, इसने बोला है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात ये दे रखा है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाता है, तो ए की वर्तमान आयु बतानी है। तो दोस्तों आप थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओ, ए की वर्तमान में कितना यूनिट दे रखा है, ए का 4 दे रखा है, और 5 वर्ष बाद कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है ना। वर्तमान में कितनी यूनिट आयु दे रखी है इसकी, 4 दे रखी है, और 5 वर्ष बाद कितनी यूनिट दे रखी है, 5। तो यानी कितना बड़ा है, 1 यूनिट बड़ा। कितना यूनिट बड़ा, 1 यूनिट। अब इधर बी का भी देखो, इधर बी का भी सेट हो रहा है क्या, बी कितना है वर्तमान में, 5 यूनिट है, और 5 वर्ष बाद कितना यूनिट हो जाएगा, 6 यूनिट। यानी ये भी कितना बड़ा, 1 बड़ा, 1 यूनिट बड़ा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 1 यूनिट बड़ा, तो ये भी 1 यूनिट बड़ा, ये भी 1 यूनिट बड़ा। कितने साल में, 5 वर्ष में। यानी कि ये तो बोल रहे हैं कि 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बड़ा, लेकिन हम तो बोल रहे हैं ये 1 बड़ा, हम तो बोलेंगे 1 बड़ा, और ये बोल रहा है 5 बड़ा। तो ये 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 5 यूनिट के बराबर हो जाएगी। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 5 के बराबर हो जाएगी। अब अपने को क्या पता करना है, ए की वर्तमान आयु। तो ए की वर्तमान आयु का कितना यूनिट दे रखा है, 4 यूनिट दे रखा है। ये 4 यूनिट, अगर 1 यूनिट का मान 5 है तो 4 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5 चौके होते हैं 20, 20 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है ना, यही इसका आंसर आ जाएगा। अगर वो बोल देता कि बी की वर्तमान आयु बताओ, तो 1 यूनिट का मान 5 है, तो इस 5 यूनिट का मान कितना आ जाता, 25 आ जाता, तो बी की वर्तमान आयु निकाल देते। इस प्रकार दोस्तों ये जो एज वाला सवाल है ना, ये एज वाले जो चैप्टर है ना, वो भी बहुत आसान सवाल है, उसमें भी बहुत आसान सवाल है। देखो यहाँ पर अपने को सीधा पता चल रहा था, सीधा निकाल दिया, है ना। यहाँ पर थोड़ा देखना है। अब जैसे कि मैंने अभी एसआई का साधारण ब्याज का पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया, वहां पर चलो या बीज गणित का जो होते हैं ना x + 1/x वाला, उसमें जो ये x वाले जो सवाल होते हैं ना, x + 1/x, इसका भी एक छोटा सा वीडियो बना दिया। अब मैं चक्रवृद्धि ब्याज का बनाऊंगा पूरा वीडियो, उसके बाद में एज का भी पूरा बनाऊंगा, परसेंटेज का भी पूरा बनाऊंगा, जिससे एक ही वीडियो में, छोटे से वीडियो में आपको सब कुछ सीखने को मिल जाए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल कर देना, वो ऑल पे सेट कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हो तो मैंने फर्स्ट में ऊपर नीचे यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, तो आप सीधे वहां पर मुझसे जुड़ सकते हो।